देंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि सिर्फ ढिंढोरा पीटने के लिए नहीं, सिर्फ हेडलाइन बनाने के लिए नहीं, दिल्ली की सरकार को पूरी तरीके से दिल्ली वासी 2.5 करोड़ लोगों के हित के ध्यान में रख के बजट को प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है सर। निरंजन पोद्दार जी, आपका नजरिया क्या कहता है सर, बजट कैसा होगा और ये बजट कितना कागजों वाला होगा, या जो एक्सपेक्टेशंस हैं पब्लिक के, उम्मीदें बहुत है पब्लिक के, क्योंकि लगातार पिछले 4-5 दिनों से तो मैं प्रत्यक्ष तौर पर देख रहा हूं, जो रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं अलग अलग संस्थाओं की, अलग अलग सेक्टर के लोगों के, सब ने उम्मीदें खूब बांध रखी हैं। तो रेखा गुप्ता जी के पिटारे से क्या निकलेगा उन लोगों के लिए? देखिए धर्मराज जी, बजट में क्या होगा, सरकार कैसा बजट पेश करेगी, देखिए इसके बारे में तो मेरे हिसाब से मेरे को कहना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, लेकिन बजट क्या होना चाहिए इस विषय के ऊपर अगर चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से मैं अपने विचार रख पाऊंगा। और ये मेरा ये मानना है धर्मराज जी, इसी विषय के ऊपर मैं बात करूं तो बजट कैसा होना चाहिए, ये जो राम राज की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी को रामचरितमानस के अंदर तुलसीदास जी की चौपाई में वर्णित है, वहां से पढ़ लेना चाहिए। और उसमें क्या लिखा गया है कि बरसत हर्षत सब लगे ना कोय, तुलसी प्रजा सुभाग से भूप भानु सो होए। यानी कि आप इस चौपाई का अर्थ में अगर संक्षिप्त में बताऊं तो आप जहां से कर उठाते हैं वहां से इस तरीके से कर उठाइए कि किसी को महसूस ना हो, लेकिन जब वो कर इकट्ठा करके जब आप बरसात के भांति उसको जब आप ऐसी जगह उसको समझ लीजिए समावेश कीजिए कि भूप भानु सो हो, मतलब राजा जो है वो सूर्य की तरह हो कि जहां जहां जरूरत है वहां वहां उसको बरसाए। लेकिन वास्तविकता क्या है धर्मराज जी, इससे इतर दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि बजट के अंदर आमतौर पे जो मैं पिछले कई वर्षों से इस चीज को देख भी रहा हूं, इस चीज को समझ भी रहा हूं और इस चीज का मूल्यांकन भी कर रहा हूं कि सरकारों का बजट कम होता है और सरकारी अधिकारियों का बजट ज्यादा होता है। क्योंकि जो सरकार के अंदर जो लोग बैठे होते हैं वो ना तो उसके अंदर जनता को समावेश करते, यानी कि जो प्रभावित पक्ष हैं जिनके लिए वो बजट अलोकेट कर रहे हैं उनको वो उसके अंदर कहीं पे भी आपको उनकी भागीदारी नहीं दिखाई देगी। ना तो वो जनता को समावेश करते, ना उनके अंदर स्वयं के अंदर इतनी कोई खास इन चीजों की उत्सुकता होती जानने की कि भाई हम किस चीज को कैसे कहां करके अलोकेट करें। और आप देखिए, दिल्ली आज भारत की राजधानी भी है और दिल्ली आज भारत का व्यापारिक कैपिटल भी आप कह सकते हैं, क्योंकि पूरे देश की जो जिसको कहते हैं थोक मंडियां हैं वो दिल्ली पे निर्भर करती हैं और दिल्ली से ही पूरा का पूरा भारत संचालित होता है। तो आज जिस तरीके से दिल्ली के जितने भी तमाम थोक बाजार हैं, इसके अंदर आप चाहे पिछले 1 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात करें, चाहे पिछले 12 वर्ष जो पूर्व सरकार थी उसकी बात करें, कहीं पे भी उन बाजारों के विकास के लिए, उन बाजारों के पुनर्वास के लिए, उन बाजारों के अंदर जो समस्याएं, जो लटकती हुई समस्या है, उनके ऊपर सरकारें कभी भी ध्यान नहीं देती। बल्कि यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि बजट के साइज के ऊपर सरकारें फूलना चालू कर दिया हो। हमने 80,000 करोड़ का बजट पेश कर दिया, हमने 1 लाख करोड़ का बजट पेश कर दिया, और बजट के बाद में जब तक अगला बजट आता है तब तक ये पता नहीं चलता कि पिछले बजट के अंदर आपने जो प्रावधान किए थे वो कितना सही जगह पे पहुंचा, कितना प्रभावित पक्ष के पास पहुंचा, कितने से लोग लाभान्वित हुए। यानी कि दूसरी भाषा में यूं कहें कि अंधा बांटे रेवड़ी, घूम खुद को ही दे। कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे, अगर पिछले बजट को भी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लगभग 30-35% बहुत सारी मदों के अंदर ऐसा बजट था जो सरकार खर्च ही नहीं कर पाई, सरकार के राजस्व में वापस वो चला गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मेरा ये मानना है कि ज्यादा साइज पे ना जाकर के सरकार को प्रभावित पक्षों के लिए, अगर आप किसी कामेरा वर्ग के लिए बना रहे हैं, आप किसी जरूरतमंद के लिए बना रहे हैं, आप व्यापार के लिए बना रहे हैं, आप मार्केटों के विकास के लिए बना रहे हैं, आप सड़कों के लिए बना रहे हैं, आप स्वास्थ्य के लिए बना रहे हैं, आप शिक्षा के लिए बना रहे हैं, तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जो प्रभावित, और खासकर धर्मराज जी
जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में हो और भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में हो और भारतीय जनता पार्टी की सरकार एमसीडी में हो, वहीं एलजी हो, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी कार्यकर्ताओं की पार्टी बताती है, मैं तो ये कहता हूं कि आप और सबको छोड़ दीजिए, आप अपने कार्यकर्ताओं से बजट के बारे में जो भी आपको सुझाव है, आप 6 महीने पहले उन सुझावों को ले लीजिए और उसके अंदर जो जो चीज आपको ठीक लगती है उसके ऊपर आप मंत्रणा करके और उसको समावेश कर दीजिए। देखिए आपका उसके बाद में निरंजन जी ये बताइए, सरकार तो ये कह रही है ना कि हमने अलग अलग वर्गों के साथ बैठकें की, उनसे फीडबैक लिया, उनके सुझाव लिए और उन तमाम चीजों को बजट में समाहित किया जाएगा। देखिए ऐसा है धर्मराज जी, सरकारें इस चीज की एक जिसको कहते हैं इसकी औपचारिकता तो करती है इन चीजों की, लेकिन वास्तविकता ये है कि मेरे को तो आज तक ये नहीं समझ में नहीं दिखाई दिया, क्योंकि मैं तो समाज के अंदर ही होता हूं, समाज से मेरी मंत्रणा होती है। जब बजट आती है तो मैं तमाम जो प्रभावित पक्ष हैं, चाहे जिनके बारे में सरकार कह रही है, उनके जो अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति है, मैं वहां से लेकर के और जहां जहां तक बजट का प्रभाव पड़ेगा वहां तक सबसे मैं मंत्रणा करने का प्रयास करता हूं। लेकिन मुझे आज तक धर्मराज जी जो धरातल के ऊपर है वो चीज ये दिखाई नहीं देती। सरकार के इर्द गिर्द सरकार के जो हाजी वाले जो लोग हैं उनसे अगर सरकार चलिए ठीक है सर, ठीक है। मैं आपने जो प्रश्न रेज किया सर, मैं उसी को बीजेपी प्रवक्ता के पास लेकर जाता हूं। अंजलि कपूर जी, निरंजन पोद्दार जी कह रहे हैं, ओके अंजलि जी का फ्रेम चला गया है, दोबारा उनको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। राहुल जी के पास आते हैं। राहुल जी, एक बात जो उन्होंने सर ने कही वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि आंकड़ों पर ज़्यादा जोर होता है कि कितना बड़ा हमारा आंकड़ा है, कितना बड़ा और व्यापक हम दिखा सकें, डिस्पाइट कि ये होना चाहिए कि हमने कहाँ कहाँ कितना पैसा एलोकेट किया और वो पैसे क्या हमने खर्च किए, ये प्राथमिकता होनी चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि वो प्राथमिकता सूची में नहीं है? देखिए धर्मराज जी, अभी जो निरंजन जी कह रहे थे उससे 2-3 बातें उसको और आगे मैं बढ़ा देता हूँ। कह रहे थे कि जैसे मार्केट की विकास के बारे में सोचती, हम लोगों ने अपनी सरकार के समय में चांदनी चौक के बाजार का पुनर्विकास किया, मॉडल है जिस तरीके से वो तैयार किया गया था। उसके पहले सरकार ने गांधीनगर मार्केट के पुनर्विकास की योजना लेकर आई थी, लेकिन वो लाल फित्ता शाही और उसमें रुक गया। हमने आउटकम बजट का था जिसमें हम ये देख रहे थे कि पैसा खर्च करना महत्वपूर्ण है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उस खर्च करने से हासिल क्या हुआ है। तो हम आउटकम बजट का मॉडल भी लेकर आए थे और 24 घंटे दिल्ली बाजारों को खोलने का बजट हमने तैयार किया था, उस पर काम करना शुरू किया। लेकिन उस प्रोजेक्ट को दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और बाद में दिल्ली पुलिस के हस्तक्षेप के बाद उसको रोक दिया गया। लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बताई गई और कहा ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार ने हेडलाइन मैनेजमेंट पे जो हम पैसे खर्च कर रहे हैं उसका दिया है, तो हम उसका हर साल उसका मूल्यांकन करते थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना गया है, टीचर्स की ट्रेनिंग पे कितना खर्च हुआ है और इन सब खर्च के बाद रिजल्ट के रूप में कितना परिवर्तन हुआ है, कितने ड्रॉप आउट कम हुए हैं या कितने इनरोलमेंट बढ़ा है या किस तरीके से रिजल्ट में रिफ्लेक्ट हो रहा है या किस तरीके से नीट जेई जैसे प्रतिष्ठित एग्जाम में बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। तो ये होना ही चाहिए। पैसा खर्च करना एक बात है और दूसरी बात यह है कि पैसा खर्च करने के बाद उसका आउटकम्स क्या निकल के आ रहे हैं। हमारे एक बहुत बड़े जो इस देश के साथ आयरनी है, एक बड़ी विसंगति है, वो ये विसंगति है कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो हमारी एग्जीक्यूटिव के साथ से कहिए कि उनको पैरालाइज कर देती है। और खास करके जब आप दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं और सेंट्रल इस स्थिति में दिल्ली का दिल्ली गवर्नमेंट ने डिलीवर के ऊपर फोकस किया और आउटकम बजट तैयार किया। लेकिन आज वो शिकायत का मौका नहीं है। आज आपके पास 4 इंजन की सरकार है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ही बदल दिए गए हैं और हर कुछ अब आपके मनमर्जी की है। तो फिर 1 लाख करोड़ रुपए क्या हुए ये दिल्ली की जनता को बताना चाहिए कि आपका 1 लाख करोड़ रुपया कहाँ गया। आपने जो मार्केट से उधारी ली, देखने को लगा
तो पैसे जा कहाँ रहे हैं जब आपके पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है? आपके फायर डिपार्टमेंट के पास ऐसी सीढ़ी नहीं है जो 30 फुट ऊपर तक जा सके। आप दावा कर रहे हैं कि हम चांद पे चंद्रयान भेज चुके हैं, साउथ पोल पे उतार चुके हैं। अरे उससे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि आपके पास 30-40 फुट की काम करने वाली सीढ़ी हो, जहां पे कोई माँ अपनी बच्ची के साथ चिपक के न जल जाए, उसको बचाया जा सके। आपके पास ऐसे नेट्स हो जहां लोग ऊपर से कूदे और उनकी जान बचाई जा सके। तो दिल्ली देश की राजधानी है, आप दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दंभ भर रहे हैं, लेकिन आपकी इस अर्थव्यवस्था में इंसान के जानों की कितनी कीमत है? बेसिक सुविधाओं पे आपका कितना फोकस है? आज गंदे पानी दिल्ली के अंदर आ रहे हैं। आपको क्या जरूरत थी कि जब दिल्ली में महिलाएं बस में फ्री चल रही थी तो क्या जरूरत थी अननेसेसरी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल क्रिएट करने की, जहां आपने दिल्ली में महिलाओं को पिंक टिकट लेने के लिए वादे कर दिया? ये सारी चीजों से बचा जाना चाहिए था। आपको क्या जरूरत थी मोहल्ला क्लिनिक के नाम बदलने की, रंग रोगन करने का? ये अपने बजट का इसका इस्तेमाल आप कुछ नए मोहल्ला क्लिनिक खोल लेते और उसका नाम जो आपको रखना था, दीनदयाल रखना था, नरेंद्र मोदी रखना था, सीएम श्री रखना था, पीएम श्री रखना था, जो भी आप काम रखना था आप उस हिसाब से उस काम को कर लेते। लेकिन आपको ये नहीं काम करना था, आपकी प्रायोरिटी है ही नहीं। आप रंग रोगन करके, हेडलाइन मैनेजमेंट करके अगर देश की राजधानी को चलाना चाहते हैं तो 11 सालों से जो देश की राजधानी के लॉ एंड ऑर्डर का पतन हुआ है, वो पतन अब गवर्नेंस के हर हिस्से में दिखेगा। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर बेलगाम अपराध है, जिस तरीके से अंदर नशे का कारोबार। राहुल जी मैं आपके पास आता हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता अनित सिंह जी हैं। सर, एक पहलू इसमें बड़ा महत्वपूर्ण है कि जिस बजट एलोकेशन की हम बात कर रहे हैं, 2 सेक्टर्स हैं जिस पर सबसे ज्यादा बात होती है और होनी भी चाहिए, हेल्थ और एजुकेशन। उसमें एलोकेशन क्या होता है और जो एलोकेशन होता है वो अगले 1 साल में यानी वित्तीय वर्ष में क्या वो ग्राउंड पर वो पैसा खर्च हो पाता है या नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और उसमें चेक एंड बैलेंस की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि ये क्योंकि बहुत ऐसे काम हैं, जैसे अभी बाजारों की बात आई तो उसमें कुछ एमसीडी का भी रोल होगा। सरकार के लिए बड़े काम हो सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर जो राज्य सरकार का बजट हम देखते हैं उसमें हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर, इन 2 सेक्टर्स में आपकी क्या उम्मीदें हैं? क्योंकि आप लोग भी लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों से मिलते होंगे, उनके तरफ से फीडबैक आता होगा। पिछले वित्त वर्ष में जो पैसा एलोकेशन हुआ वो कितना ग्राउंड पर वो पैसा नजर आया? मैं आपके सवालों का जवाब देता हूं। 1 मिनट का मैं समय लूंगा। मैं 2 मिनट बताना चाहूंगा देता हूं आपको। मैं बताना चाहूंगा कि 2025-26 का जो बजट था, उसको एक साइकोलॉजिकल मार्क 1 लाख करोड़ उसको क्रॉस करने के लिए और हेडलाइन को मैनेज करने की जो जुगत रेखा जी की सरकार कर रही थी, आज वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया है। मैं बताना चाहूंगा कि जब पिछले साल के बजट पेश हो रहा था तो उसमें 15,000 करोड़ रुपए का एक घाटा दिखाया गया था, ऋण दिखाया गया था। और उस ऋण को आप अगर एसेस करेंगे तो जिसमें 12,650 करोड़ रुपए का पूंजीगत घाटा था और 2,960 करोड़ रुपए का कुल घाटा दर्शाया गया था। टोटल 15,000 करोड़ का ब्रैकेट था। ये 15,000 करोड़ रुपए उस समय बताया गया था कि केंद्र की सरकार ये मदद करने वाली है। लेकिन चुनाव बीत गए, नरेंद्र मोदी साहब यहां आए और महिलाओं को पैसे बांटने की योजना बना के भाषण देके चले गए, सरकार बन गई, जीत हो गई चुनाव में। उसके बाद केंद्र की सरकार कहीं नजर नहीं आई। और आज इस समय जब हम साल के वित्तीय वर्ष के बिल्कुल छोर पर खड़े हुए हैं, तब राज्य सरकार बॉन्ड रिलीज कर ये पैसा इकट्ठा करने की कोशिश बता रही है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूं कि ये जो स्टेप मदरली जो बिहेवियर है केंद्र की सरकार का दिल्ली राज्य के प्रति, वो दर्शाता है। मैं आपको एक और दूसरी चीज बताता हूं कि मिसमैनेजमेंट की पराकाष्ठा कहां होती है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी दिल्ली की जितनी भी योजनाएं और परियोजनाएं चल रही हैं, जो आवंटित बजट है उनका 43% जो मद है वो खर्च ही नहीं किया जा सका है पिछले साल की बात करूं तो। जबकि इनके पास डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 4 इंजन, जो सरकार आप मर्जी आप कह लीजिए, सारे के सारे मशीनरी इनके पास होने के बावजूद भी ये उसको उस तरीके से क्रियान्वित नहीं कर पा रहे हैं। ये दिखाता है कि किस तरीके से दिल्ली की सरकार एक क्रिपल्ड व्यवस्था के तहत काम कर रही है या विजनलेस प्रक्रिया के तहत काम कर रही है। दिल्ली के ऊपर लगभग 30,500 करोड़ रुपए का कर्ज है। मार्च 2025 लगता है ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है अनित सिंह जी की। चलिए उनके पास लौटते हैं। उस बीच एक बड़ी अपडेट आपको बता देते हैं, जो बड़ी खबर है।
दिल्ली का बजट कल यानी मंगलवार को पेश होगा। 11 बजे दिल्ली का बजट बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करेंगी और जो जानकारी है उसके मुताबिक बजट से पहले कैबिनेट की भी बैठक होगी। 10 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी और कैबिनेट की बैठक के बाद, और मुझे संभवतः कैबिनेट की बैठक इसलिए भी कॉल की गई हो कि अंतिम समय में कुछ ऐसे इश्यूज होंगे जिनको कैबिनेट में इंट्रोड्यूस करना होगा और कैबिनेट से एक सहमति ली जाएगी और उसके बाद फिर उसको विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। संभवतः इसलिए कैबिनेट की बैठक कॉल की गई है। 10 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और 11 बजे मुख्यमंत्री दिल्ली का बजट बतौर वित्त मंत्री पेश करेंगी। वित्त वर्ष 2026-27 का बजट कल सुबह 11 बजे बतौर वित्त मंत्री रेखा गुप्ता पेश करेंगी और बजट पेश करने से पहले एक कैबिनेट की बैठक भी रखी गई है। कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होगी। अंतिम समय में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। इसका मतलब कुछ ना कुछ अहम ज़रूर है जिस पर कैबिनेट में चर्चा होगी। अब वो कल बजट पेश होगा, उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी कि बजट में आखिरकार कैबिनेट की बैठक में ऐसा क्या डिस्कस हुआ जो अंतिम समय में उसको बजट पेश करने से पहले तय हुआ है और उसको बजट में समाहित किया जाए। तो चलिए एक बार फिर से अपने चर्चा की तरफ लौटते हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, तो बीच में उनका संपर्क टूट गया था। अंजलि जी, देखिए बहुत सारे इश्यूज आए, 3 लोग हैं आपसे इतर, उन तीनों लोगों ने मोटे तौर पर जो आपके विपक्ष सहयोगी हैं आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के, उनकी तरफ से कहा गया कि बजट में ऐसा कुछ होना जाना नहीं है, सिर्फ ढोल पीटा जाएगा। और जो बात वरिष्ठ पत्रकार ने कही, उन्होंने कहा कि बजट इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि बजट कितना बड़ा हो, बजट इसलिए महत्वपूर्ण होना चाहिए कि किस मद में कितना पैसा जा रहा है और पूर्व में जो पैसा दिया गया उसमें कितना पैसा खर्च हुआ। जी बिल्कुल। देखिए, हम हमेशा से देखा है आपने, कीचड़ में कमल फूल खिलता है। पहले की बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिसे हम सॉल्व करते जा रहे हैं। उसी तरीके से जैसे कि अभी जिनका भाई साहब का कनेक्शन चला गया, उन्होंने भी एक बात कही कि हम लॉस से शुरू हुए थे, जबकि आम पार्टी ने बोला कि हम तो प्रॉफिट में हैं, हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं और हमको बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन जब बजट देखा गया और जब चीजें सामने आई तो पता चला कि हमारे दिल्ली पे भी कुछ ऋण थे जिसे स्वीकार करते हुए बजट और अच्छा पास किया गया। और धीरे धीरे पता चलता है कि हम 1, 2, 3 चीजें करते करते पता चलता है कि चीजें और भी हैं। और दिल्ली एक राजधानी है, राजधानी में सब पढ़े लिखे भी हैं, गरीब तत्व भी है और मिक्स है, मिक्स इकोनॉमी है, हर तरह के लोग हैं और हर एक के अपने अपने विचार भी हैं। सबको साथ लेकर चलने में और बजट के साथ सम्मिलित होने में थोड़ा सा समय लगता है। अभी 1 साल ही हुआ है, कुछ 2-3 साल में जाके ही इतनी अस्त व्यस्त सरकार को हम बिल्कुल जिससे कहेंगे कपूर जी, देखिए 1 साल बहुत बड़ा टेन्योर नहीं होता, लेकिन 5 साल में 1 साल मतलब 20% समय तो आपका गुजर गया। उस 20% में कुछ उस 20% में कुछ तो परिलक्षित होनी चाहिए। बिल्कुल, आप सड़कें देखेंगे तो आपको नजर आएंगी। ऐसा मुझे नहीं लगता कि किसी भी एमएलए में जहां पे भाजपा सरकार रही है वहां पे सड़कें नहीं बनी। आपको मैं बिना देखे सब जगह के आप कोई भी सरकार एमएलए के वहां किसी भी एमएलए की सरकार उठा के देखिए, जहां जहां जो कंप्लेंट हो रही है, जहां व्यक्तिगत कंप्लेंट हो रही है उस पर सुनवाई हो रही है। पहली चीज, वहां सड़कें बन रही है। ऐसा कोई भी दिल्ली में सड़क नहीं है, कोई भी एमएलए का एरिया नहीं है